हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। देवर जी बिन बाप की बेटियों को धोखा देते हुए डर नहीं लगा। सरला एक अनपढ़ महिला थी, उसे बस घर के काम करने आते थे। मायके में सौतेली माँ थी जो पूरा दिन घर के कामों में लगाई रहती थी। ससुराल में आई तो सासू माँ और नंदरानी ने दबा कर रखा। ना उसे पैसों की समझ थी, ना व्यापार की, ना किसी के सामने कभी बोलने की हिम्मत होती थी। शादी के कुछ साल बाद दो बेटियों की माँ बन गई। पहले ही बेचारी की कोई ममता नहीं करता था। दो बेटों की मां बनने पर जो थोड़ा बहुत था वह भी खत्म हो गया। देवर की शादी हुई। देवरानी आई, बड़े घर की बेटी, पढ़ी लिखी, घर के किसी काम को हाथ ना लगाती। साल भर के अंदर बेटा हो गया। फिर तो सासू माँ उसे जमीन पर पैर नहीं रखने देती। सरला मन की बहुत सरल थी। इतना भेदभाव होने पर भी उसे देवरानी से कोई जलन नहीं थी। पर उसे बेचारी की किस्मत में पता नहीं कितने कष्ट लिखे थे। एक दिन पति और सास ससुर कहीं जा रहे थे। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तीनों वहीं की वहीं अलविदा कह गए। उसे उस समय सरला की बड़ी बेटी 12 साल की और छोटी 10 साल की थी। सरला का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। उसे बेचारी को तो घर में ही पहले कोई कदर नहीं थी। थोड़ा समय लगा, पर सरला ने अपनी बेटियों के लिए अपने आप को संभाल लिया था। अब देवर देवरानी के स्वभाव में काफ़ी फर्क आ गया था। भाभी, आप इतना काम क्यों करती हो? थोड़ी देर आराम कर लिया करो। क्योंकि देवर के बेईमाना आ गया था सारी संपत्ति हड़पने का। उनकी बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, इसलिए दोनों पति पत्नी सरला को घर के बाहर जाने ही नहीं देते थे। कहीं कोई भाभी को यह ना कह दे आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और तुम अपना हिस्सा लेकर अपनी बेटियों को आराम से पाल सकती हो। बड़ी बेटी ने गांव के स्कूल से 8वीं पास करी। वह आगे और पढ़ना चाहती थी। तो देवर अपनी भाभी से कहने लगा, भाभी, आप तो जानती हो बेटियां मुझे कितनी प्यारी हैं। मुझे शहर भेजते हुए डर लगता है। 18 की होते ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे देवर जी। आप जो करोगे इनकी भलाई के लिए करोगे। 2 साल तक वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में लगी रही। एक बार देवर किसी रिश्तेदार की शादी में गया। वहाँ उसे गंजिंदर नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है। वह जिनके शादी में गए थे उनका दोस्त था। पास में बैठे थे। बोले, भाई, कोई मेरे बेटे के लिए रिश्ता हो तो बताना। राजा नाम है लड़का, उम्र 30 साल की है। भाई, लड़के में थोड़े रईसों वाले शौक हैं। बस लड़की सुंदर हो, बाकी सारा खर्चा हम उठा लेंगे। सरला का देवर कहता है, भाई, रिश्ता बताने में हमें क्या फ़ायदा है? जो मांगोगे वही मिलेगा। तो वह पैसों के लालच में रिश्ता पक्का कर देता है और शादी में से आते हुए सरला की बड़ी बेटी की शादी का मुहूर्त भी निकलवा लाता है। क्योंकि उसे पता था उसकी बात के खिलाफ जानने वाला कोई नहीं है। घर आकर कहता है, भाभी, मुंह मीठा करो, अपने बिट्टो का रिश्ता पक्का कराया हूँ। 15 दिन बाद ही शादी है। राजा नाम है लड़के का। रानी बनकर रहेगी हमारी बिट्टो। बहुत बड़ी हवेली थोड़ी दूर है, पर बिटिया राज करेगी। तो सरला दुआएं देने लगती है। तो देवर कहने लगता, भाभी, अपनी बच्ची के लिए ही तो कर रहा हूँ। भाभी, वे लोग कह रहे थे शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। जो आपको ठीक लगे देवर जी। 15 दिन बाद सीधे साधे तरीके से शादी करके बेटी को विदा कर देती है। अब छोटी बेटी नूपुर और सरला जी रह जाती हैं। छोटी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह माँ को भी रात को काफ़ी बातें बताती रहती। सरला भी समझने लगी थी, पर उन्हें अपने देवर पर बहुत विश्वास था। सोचती, मायका तो है नहीं। सौतेली माँ ने कभी रुख जोड़ा नहीं। बेटे को कैसे पालती है। बेटी का कोई भी तीज त्योहार आता तो देवर कह देता, भाभी, वहीं से सामान खरीद कर मिठाई लेकर बेटे को भेज दूंगा। क्योंकि अब बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया था, पर कोई नहीं जाता। साल भर होने को आया। सरला ने देवर जी को ज़्यादा ही कहा, देवर जी, बिट्टू को देखने का मन कर रहा है। तो एक दिन 2 घंटे के लिए दामाद जी के साथ आती है। सरला जी रुकने के लिए कहती हैं, बेटा, 1-2 दिन तो रुक जा। पर वह मना कर देती है। माँ को बिट्टो के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती। फिर सोचने लगी, माँ हूँ ना, इतने बड़े घर में गई है, इतने बड़े घर में गई है तो बेटी सुख में होगी। अब छोटी बेटी पूजा ने भी 10वीं पास कर ली। तो देवर जी ने एक जगह उसका रिश्ता तय कर दिया। नूपुर कहने लगी, चाचा जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो देवर जी ने पैतरा बदला, देख लो भाभी, जैसे तुम्हें सही लगे। मैं तो सोच रहा था बेटी की शादी हो जाएगी तो आप भी निश्चिंत हो जाओगी। अब सरला क्या कहती। उसने बेटी को समझाया। माँ के ज़्यादा कहने पर नूपुर ने हाँ कर दी। अब की बार सरला जी ने देवर को बोल दिया,
बिट्टो की ससुराल वालों को बोल देना बहन की शादी है, हफ्ता 10 दिन पहले तो भेजें। देवर ने पहली बार भाभी को इस लहजे में बोलते देखा था। सोचा कहीं शक ना हो जाए। वह फ़ोन करके ससुराल वालों को सारी बातें समझा देते हैं। तो वह 4 दिन पहले बिट्टो को भेज देते हैं। माँ देखते ही बिट्टो ने साड़ी के ऊपर ब्लाउज की जगह कुर्ती पहन रखी थी, जैसे पहले बड़ी औरतें पहनती थी, और हाथों में जोत से ज़्यादा चूड़ियाँ पहन रखी थी। माँ बोली, अरे बिट्टू ये क्या भेष बना रखा है, इतनी गर्मी में इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ कौन पहनता है, और आजकल कुर्ती कौन पहनता है। पहले के ज़माने में बड़ी औरतें पहनती थी, आजकल तो सब ब्लाउज पहनते हैं। यह तो कभी हमने भी नहीं पहनी। माँ वह मेरी ससुराल में बहू की कमर दिखे या पेट पसंद नहीं किया जाता। मुझे आदत पड़ गई है, आप परेशान ना हो। रात को माँ अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाती है तो बिट्टो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ कहती है, क्या हुआ लाडू? माँ मिर्च लग गई। मेरे ससुराल में सब्जी में मेरी सासू माँ ज़्यादा ही घी लगा देती है, तीखा नहीं लगता। अच्छा ले मैं भी घी लगा देती हूँ। नहीं माँ, ऐसे ही खा लूँगी। सरला जी को बेटी का व्यवहार कुछ अलग सा लग रहा था। फिर सोचने लगी, इतने समय से ससुराल में रह रही है, हो सकता है वहाँ की आदत पड़ गई हो। रात को तीनों माँ बेटी एक ही कमरे में बिस्तर लगा लेती हैं। सरला कहते, इतने तुम दोनों बहनें हो, मेरे साथ ही सो लो, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। वैसे तो देवर देवरानी बहुत ध्यान रखते हैं। उनका बेटा पीयूष भी बड़ी माँ करता रहता है, पर रात अकेले ही काटनी पड़ेगी। दिन तो काम में निकल जाया करेगा, पर अकेले रात बहुत लंबी हो जाया करेगी। बात करते करते दोनों बहनों को नींद आ गई, पर सरला जी की आंखों में नींद नहीं थी। सोच रही थी, बिट्टो के जाने के बाद तो नूपुर थी, अब तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। बिट्टो सोते हुए बार बार करवट बदल रही थी और उसके मुंह से कहराने की आवाज़ आ रही थी, जैसे दर्द हो रहा हो कहीं। सरला जी सोचने लगी, कहीं बिस्तर में कुछ चुभ तो नहीं रहा। उनका हाथ एकदम से बिट्टो की कमर के लग जाता है तो कहराने की आवाज़ तेज हो जाती है। तो वह धीरे से कुर्ती उठाकर देखती है, कमर पर नील के निशान पड़े थे, जैसे किसी ने छड़ी से मारा हो। माँ का कलेजा काँप जाता है। फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा, हाथों में से चूड़ियाँ उतारने लगती हैं। हाथों में जगह जगह चूड़ियों के टूटने के जख्म बने हुए थे। माँ का दिल दहल जाता है। जल्दी से हल्दी का लेप बनाकर लाती है और सोती हुई बेटी के कमर पर हाथों पर लगाती है। एक बार तो सोचते सुबह देवर जी से बात करूंगी, पर माँ का दिल है, रुक नहीं सका। बाहर निकल कर आती है तो ऊपर की लाइट जलती देख तवे पाव ऊपर चली जाती है। सो रहे होंगे तो वापस आ जाऊंगी, जग रहे होंगे तो सारी बात बताऊंगी। वह चुपचाप कमरे तक जाती है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। दोनों पति पत्नी नोटों की गड्डी गिन रहे थे। देवर अपनी पत्नी से कह रहा था, पहले बड़ी से पीछा छुड़वाया, अब छोटी भी चली जाएगी। सारी प्रॉपर्टी का मैं अकेला मालिक बन जाऊंगा। अब मेरी जानू की नौकरी करने के लिए तो बेवकूफ़ भाभी है ही। बेटे भी ऐसे घरों में भेजिए, अपने जख्मों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो माँ को क्या संभालेंगी। तभी तो मैंने ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया, ना भाभी को पड़ोस में किसी से बात करने दी, कहीं कोई कान न भर दे भाभी की और वह हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो जाए। सारी बातें सुनकर सरला को चक्कर आ गया। उन्होंने मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर धम से पड़ गई। जिस देवर पर इतना विश्वास किया, उसने इतना बड़ा धोखा दिया। जमीन जायदाद तो मैं उसे वैसे ही दे देती, पर मेरी बेटियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी। सुबह उठी, अपने दोनों बेटियों को जगाया और बोली, तुम्हें पता है गांव में पंचायत भवन कहाँ है? हाँ माँ, पर आपको क्या काम है? चलो मेरे साथ। और पंचायत भवन जाकर गांव के सरपंच को सारी बातें बताती है और कहती है, सरपंच जी मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ। संदेश भिजवा दिया जाता है। देवर भागा आता है। भाभी क्या हुआ, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बता देती। तो सरपंच कहते हैं, भाई तुम्हारी भाभी जायदाद में हिस्सा चाहती है। तो देवर कहने लगा, भाभी सब कुछ आपका ही तो है, कल नूपुर ब्याह कर चली जाएगी। बिट्टो अपने घर की है, तो बताओ बंटवारा किसके लिए करना है? तो जो सरला देवर जी कहते ना थकती थी, वह एकदम से बोली, राजेंद्र तुम तो इंसान के नाम पर धब्बा हो। मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी, ना ही बड़ी को उन जल्लादों के पास भेजना है। बिट्टो के हाथों के आगे करके दिखाती है, देखो यह जख्म और पीठ पर पड़े निशान।
मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अपनी बेटों को पढ़ाऊंगी, पैरों पर खड़ा करूंगी, ताकि जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया कोई मेरी बेटियों के साथ धोखा ना कर सके। पर भाभी जायदाद है ही कितनी, पहले बिट्टो की शादी करी, इसके 30 त्योहार, अब छोटे की शादी की तैयारी कर ली। अरे बेशरम, अब तो भगवान से डर। तुम दोनों पति पत्नी को तिजोरी में गड्डियाँ रखते मैंने खुद देखा था। सरपंच जी, एक दुखारी माँ आपके पास आई है, आपको गांव की बेटियों के लिए सही फैसला लेना पड़ेगा। तो सारे पंच मिलकर कहते, राजेंद्र, एक हवेली, खेत, बाग, नगद, जेवर जो तुम्हारी भाभी के हिस्से का है शराफत से दे दो, नहीं तो तुम जानते हो सरपंच क्या कर सकते हैं। राजेंद्र गांव में रहकर किसी से बैर नहीं बढ़ाना चाहता था, तो सब चीज़ों को हिस्सा कर उनका हिस्सा उनके नाम कर देता है। तो सरपंच पूछते हैं, बहू, इतने साल तो तुमने कुछ ना कहा, अब एकदम से क्या हुआ? यह तो आप जानते हो कि एक माँ चाहे वह कमज़ोर ही क्यों ना हो, पर जब बात अपने बच्चों पर आती है तो एक हिन्नी भी सिर से भिड़ जाती है और अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर कहती है, अब तुम्हें कोई दर्द बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या सरला ने जो अपनी बेटियों के लिए कदम उठाया वह सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।